हम शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग ना अपना अपना सब म्यूट रखिएगा प्लीज। ठीक है जी, आप अपना म्यूट रखिएगा। जब आपका बोलने का दरकार होगा आप अनम्यूट अनम्यूट करके बोल के मुझे देखिए। मैं ना आज से बात मतलब हमारी जो मेन कंटेंट है शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक लिंक दे दिया आप लोगों का ग्रुप में। और एक क्या किया मैंने, 2 पीडीएफ भी दे दिया। मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ और लिंक भी मैं कह देता हूँ। मैं धीरे धीरे बताता हूँ सब कुछ। पिछला दिन में जो भी हमारा बातचीत हुआ था, मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो इंटरनल बातें, वही मैंने कहा था कि भाई व्हाट अबाउट वास्तु, वास्तु क्या है। आज हम सीधा चले जाएंगे कि भाई कोर्स के अंदर हम चले जाएंगे। इसके साथ साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? Yes, sir, it's visible. ठीक है जी। देखिए, मैं इस स्क्रीन पे जो शेयर किया इसका नाम है शक्ति चक्रा। ये एक 360 डिग्री वाला स्केल है। मैं आप लोगों को ग्रुप में एक अमेजोन का लिंक भी दे दिया। 250-300 रुपया इसका कीमत होता है। दिस इज अ प्लास्टिक स्केल। आप लोग इसको जल्द से जल्द ऑर्डर कर दीजिएगा। हो सके तो आज या कल ही ऑर्डर कर दीजिएगा, तो 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। स्केल आपके हाथ आने के बाद ही मैं ग्रेडिंग करवा पाऊंगा, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। वो होगा प्रैक्टिकल ग्रेडिंग मैनुअली, और मैं एक ऑनलाइन ग्रेडिंग, मतलब जैसे अपना मैं ऐप्स दे दूंगा, आप अपना लैपटॉप में ही फट से ग्रेडिंग कर पाओगे। बट मैं मैनुअल भी सिखाऊंगा और डिजिटाइज भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैनुअल जानने की दरकार होता है। सर अगर लैपटॉप ना हो तो मोबाइल पे चल जाएगा ना ऐप? देखिए, मैं एक जो फाइल दूंगा वो आपको ड्राइव से मिलेगा। शायद मोबाइल में भी हो सकता है, शायद हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता करता हूँ, उसका मैं कुछ नियम सिखाऊंगा। लैपटॉप कंप्यूटर में बेस्ट होगा। चलिए, मैं आगे का चीज मैं बताऊंगा। ये है शक्ति चक्रा। ये मतलब दिस इज शक्ति चक्रा। ये क्या है मैं समझाऊंगा, इसके भीतर वाला जो भी है सब कुछ मैं समझाऊंगा। और ये एक स्केल है, गोल स्केल। ये गया एक बात। देखिए, बात है कि मान लीजिए दिस इज अ वास्तु, किसी का घर है। देखो, इसका जैसे ऊपर का जो छत है इसको उड़ा लिया गया, और भीतर का चीज ऊपर से ये आप देख लीजिए। सब अपना म्यूट रखिएगा प्लीज, पीछे जो नॉइज होता है ना। मान लीजिए ये वास्तु है। मान लो आप एक वास्तुशास्त्री हो, ऐसे समझो आप एक वास्तुशास्त्री हो। ये किसी का घर है। इस घर का जो घर वाले हैं उनके जीवन में कुछ तकलीफ है, उनकी जीवन में कुछ तकलीफ है। उन्होंने कहा कि जी मेरा ना कुछ समस्या है, मुझे लगता है कि मेरी वास्तु के कारण मेरा ये समस्या हो रहा है। क्योंकि आप वास्तुकार हो तो आपको यही कहेगा कि भाई वास्तु के कारण। और आप भी कहोगे ठीक है, मैं आपका वास्तु को टेस्ट करूंगा, एग्जामिन करूंगा। मैं थोड़ा उसको देखूंगा, देख के समझने की प्रयास करूंगा कि आपके जीवन की समस्या आपका वास्तु में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर आपका वास्तु में आपकी जीवन की समस्या रिफ्लेक्ट होता है तो मैं आपका वास्तु को जाके ट्रीट कर दूंगा। वास्तु ट्रीट करने से ही आपके लाइफ के समस्या समाधान हो जाएगा। इतना बड़ा बात है। परंतु परंतु अगर आप मेरे पिछले क्लासेस सुने हो, मेरे पिछले क्लासेस का रिकॉर्डिंग सुने हो, मैं इंटरनल जो थ्योरी है, जो लॉजिक है, उसी के ऊपर बात करूंगा। मैं ऊपर ऊपर कह के नहीं जाऊंगा कि ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे फिट कर दो। मैं इंटरनल लॉजिक की बात करूंगा। तो आपको क्या करना होगा,
इसके वास्तु को जाके टेस्ट करना पड़ेगा। वास्तु को टेस्ट करने के लिए बेस्ट होता है वास्तु में जाके ही फिजिकल वास्तु विजिट करके फिजिकली टेस्ट करने की दरकार है। अच्छा, टेस्टिंग कैसा होगा, एग्जामिनेशन कैसा होगा, इसके लिए हमें इसका ग्रेड करना पड़ेगा। इसको ग्रेड करने के लिए मैंने जो कहा आप लोगों को शक्ति चक्र का दरकार होगा। क्या दरकार होगा? एक 360 डिग्री वाला स्केल शक्ति चक्र का दरकार होगा। इस वास्तु को टेस्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा? कॉम्पस लगेगा। क्या लगेगा? कॉम्पस लगेगा। आपको एक कॉम्पस खरीदना पड़ेगा। आपको इस वास्तु को टेस्ट करने के लिए इस वास्तु में जाना पड़ेगा। आपको स्केल, कागज, कलम, कॉपी बुक वगैरह लेके जाना पड़ेगा। लेके जाके इस वास्तु को टेस्ट करना पड़ेगा, ग्रेड करना पड़ेगा। और ग्रेड करने के बाद तभी आप इसको समझ पाओगे। जैसे किसी का अगर कोई रोग बीमारी है शरीर में, तो उसको डॉक्टर कहता है कि भाई जाके ब्लड टेस्ट करके आओ, और पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट लिख देता है। उस ब्लड टेस्ट में ब्लड के कोई भी जो एजेंट है उसकी कम ज़्यादा ये होने के कारण डॉक्टर जो इलनेस है, रीजन ऑफ द बीमारी, वो निर्णय करके दवा देता है। तो हमें भी ये एक शरीर है, वास्तु भी एक शरीर है, भवन, ये भवन का शरीर, ये जैसे हमारा शरीर होता है ना, तो वास्तु एक मान लो कि एक शरीर है। तो इस शरीर में अगर कोई बीमारी है तो पहले आपको इसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस करने के लिए जो जो चाहिए आपको वो सीखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेड करना पड़ेगा। ग्रेड आप कैसे करोगे? मैं मैनुअली भी समझाऊंगा और वो भी समझाऊंगा। उसके आगे मैं क्या बता रहा हूँ, पहले ये चीज समझिए। मैं पिछला दिन आप लोगों को दिखाया था कि जैसे सनराइज होता है, तो सनराइज होने से क्या होता है? सन ईस्ट से राइज होता है। मैं पहले एक रेगुलर प्लॉट के ऊपर बात करता हूँ, फिर हम बहुत प्रकार का इरेगुलर प्लॉट के बारे में बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि ये किसी महाशय की वास्तु है, ठीक है। अब आज के दिन में इन महाशय को इस वास्तु को बनाने से पहले इसकी प्लानिंग या प्लान करने की दरकार होता है। जो नक्शा है, सिविल इंजीनियर्स लोग इसका नक्शा बनाता है, वो क्या होता है? इसका 2D स्केल नक्शा। 2D स्केल नक्शा हमें इस वास्तु को विजिट करने के बाद, इस वास्तु को देखने के बाद इसकी नक्शा की दरकार पड़ेगा, जहाँ पे ये जो वास्तु है, इस वास्तु का जो नक्शा हमारे हाथ होगा। मैं एक आपको नक्शा दिखाता हूँ। ये एक नक्शा है, ये आफ्टर ग्रिड होने के बाद देखिए, ये किसी का वास्तु है, जब आप देख रहे हो वास्तु में, तो ये है वास्तु का नक्शा, जैसे कोई सिविल इंजीनियर्स बनाता है। तो ये होता है नक्शा। हमें पहले इसका नक्शा लेना पड़ेगा और उसके ऊपर शक्ति चक्र लगा के ऐसे ग्रिड करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही ग्रिडिंग करेंगे, बट ऐसे ही ग्रिडिंग क्यों करेंगे उसके लॉजिक मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ इसके अलावा भी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। मैं 2 वास्तु प्लान दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए, ये एक प्लान है जो मैं अभी वो ग्रिडिंग किया हुआ जो प्लान दिखाया, वही प्लान
ये प्लान आप देख रहे हो, ये प्लान में आप देख रहे हो कि दिस इज ए इनक्लोज्ड स्पेस, दिस इज एन इनक्लोज्ड स्पेस। आप देखो दिस इज डोर। जैसे कोई इंजीनियर्स, कोई सिविल इंजीनियर्स ऐसे ही बनाता है ना, फिर या फिर जो ड्राफ्ट्समैन लोग बना के वास्तु या घर या मकान बनने से पहले ऐसे देता है ना। क्या जी, मैं सही कहा? हाँ सर। अनुभव है आप लोगों को? जैसे कि दिस इज डोर, दिस इज बरामदा, दिस इज शाफ्ट, ऐसे होता है ना। तो ये है वास्तु का जो है 2D स्केल, ये है नक्शा। और एक चीज मैं दिखाता हूं, और एक चीज मैं दिखाता हूं। ये हाथ से बनाया हुआ नक्शा दिखाई दे रहा है आपको? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। आप इसको समझ सकते हो? मेड, हैंडमेड दिखाई दे रहा है। अगर किसी का मान लीजिए कि भाई घर की अपनी 2D स्केल प्लान नहीं है, इंजीनियर लगा के बनाया नहीं, खुद ही घर प्लान करके बनाया है, या आप किसी का वास्तु करने के लिए गए हो और उनके पास 2D स्केल नक्शा नहीं है, तब आपको ही टेप जो फीता होता है उसके सहारा लेके, किसी को सहारा लेके घर को पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग को 2D स्केल जो है प्लान को माप के 2D स्केल ऐसे नक्शा बनाने की दरकार होगा। आप लोग इसको कर पाओगे? हाँ जी, यस सर। सभी कर पाओगे? यस सर। यस सभी कर पाओगे? जी। अच्छा, कैसे कर पाओगे? मैं उसका PDF भी दूंगा और मैं समझा भी दूंगा कि कैसे करना है, कैसे आप कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि आप वास्तु में जाइएगा परंतु उसका नक्शा है नहीं। ठीक है, आप हाथ में उस नक्शा बना लो। ये मैं खुद ही बनाया हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मेड बाय मी, दिस इज मेड बाय मी इन महाशय का। और ये मेड बाय मी मतलब ये ऐसा है कि ये मतलब घर बनने से पहले ये नक्शा बना था। दो प्रकार की बात होगा, एक किसी का घर बन गया है उसके बाद आप वास्तु करोगे, एक किसी का घर अभी बना नहीं, आप उसके जमीन के ऊपर, जैसे कोई सिविल इंजीनियर्स वगैरह डिजाइन करता है, आपका अगर थोड़ा अनुभव है, आपका सोच विचार है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ये मैंने ही बना के दिया कि भाई आप इस प्रकार की वास्तु बनाओ, इसके बाद आप सिविल इंजीनियर्स या जो ड्राफ्ट जो है उन करता है उनको दे दो कि भाई आप इसी हिसाब से, आप अपने हिसाब से बना दो, बट इट विल बी दैट, ऐसे ही होगा। तो ये मैंने ग्रीड करके डिजाइन करके दिया था किसी को कि भाई आप इस तरह वास्तु बनो, दिस इज द कंप्लीट बैलेंस वास्तु, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग बैलेंस, एंट्रेंस से लेके पार्किंग एरिया, किचन, बेडरूम, ईच एंड एवरीथिंग, टॉयलेट, सब अपना है, सही सही जगह पे है। मेरे बात आप समझ सकते हो? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो ना सभी मेरी बात? मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ? किसी को अगर समझने में तकलीफ होगा मुझे बताइएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यू कैन डू, आप इसको मैनुअली कर सकते हो। कैसे करोगे ये मैं बता दूंगा। पहले आप मैनुअली जो ग्रेडिंग, मैनुअली जो माप जोप लेने की बात है, आप पहले समझ लो। मान लीजिए आप इस वास्तु में गए हो, इस वास्तु का नक्शा मौजूद नहीं है, आप इस वास्तु का नक्शा खुद हाथों में बनाने की प्रयास कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, आपको इस वास्तु में आप प्रवेश कर लो। प्रवेश करके पूरा वास्तु देख लो। घर अंदर सिर्फ इंटरनल एनक्लोज्ड स्पेस, चारों दीवार के अंदर जो भवन है उसको आप देख लो। देखने बाद चाहे घर हो, मकान हो, फ्लैट हो, जो भी हो, आप जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से प्रवेश करो, भीतर का पूरा देख लो। देखने के बाद आप एक रफ स्केच बना लो, रफ स्केच कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। भीतर में इस जगह पे एक जो है बेडरूम है, ये इस जगह पे किचन है, बेडरूम है, इस जगह पे किचन है, इस जगह पे ऐसे वो है, टॉयलेट है, ऐसा है, सीढ़ी है। इसको आप रफ स्केच बना लो। रफ स्केच बनाने के बाद क्या करना है, देखिए आप तो वास्तु का बाहर में जाके इसको टेप लगा के, मान लो किसी का फ्लैट के ऊपर है, 10 तला में फ्लैट है, तो अब 10 तला तो बाहर ही दीवार के आप जो है माप नहीं कर पाओगे, आपको अंदर ही अंदर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, टेप लगा के भीतर वाला दीवार
दीवार टू दीवार कितना इंची कितना फीट क्या हो रहा है, आप उसको पहले मान लो जो राफ स्केच आप बनाए हो, राफ स्केच में भीतर वाला अगर इस दीवार का माप रहे हो तो इस दीवार से इस दीवार तक कितना हो रहा है उसको आप मापो और उस राफ स्केच में लिखो। फिर इस दीवार से इस दीवार कितना हो रहा है आप उस राफ स्केच में लिखो। इस दीवार से इस दीवार कितना हो रहा है राफ स्केच में लिखो। मान लो ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, मान लो ये 4 फीट है, तो 10 4 4 लिख दो। फिर इस दीवार से इस दीवार कितना है, मान लीजिए ये भी मान लीजिए 12 फीट लिख दो। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लीजिए ये 10 फीट है, लिख दो। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 14 फीट है, आप लिख दो। फिर इस दीवार से इस दीवार का कितना है, इस दीवार से इस दीवार का कितना है, मापो और लिखो। पूरा का घर के अंदर हर जगह का आप दीवार टू दीवार कितना है माप लो। उसके बाद आपको जानने की दरकार है ये जो दीवार कितना है। अगर दीवार दो प्रकार का होता है, एक होता है 1 फीट मतलब 10 इंच वाला, एक होता है 5 इंच वाला। अगर किसी का 5 इंच वाला दीवार है तो भाई इधर उधर प्लास्टर लगा के 7 इंच करीब हो जाता है, और अगर 10 इंच का दीवार है तो वो इधर उधर प्लास्टर करके 1 फीट हो जाता है। आप जो देख रहे हो, देखो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग मुझे जो दिख रहा है पूरा का पूरा 5 इंच का है ना? सही कहा ना मैं? क्या जी? हेलो, यस सर, गॉट इट। मान लीजिए ये तो देखो देखो ये प्लास्टर दीवार है ना, और ये बात देखो भीतर वाला ये 3 इंच का दीवार है, दिखाई दे रहा है आपको? जैसे कि देखो ये भीतर वाला 3 इंच का दीवार है ना, करीब 3 इंच। तो 3 इंच क्यों? आप जानते हो कि ईंटा जो है ना, एक ईंट का जो लेंथ ब्रेथ क्या होता है, क्या होता है भाई? वो होता है भाई जो लंबाई है वो 10 इंच का होता है, और जो चौड़ाई है मतलब साइड फ्लैट वो 5 इंच का होता है, और जो उसका थिकनेस है वो 3 इंच। यही है ना नियम? इसका थोड़ा अंदाज आपको होना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, तो आप इस वास्तु का इंटरनली मान लीजिए इस दीवार से इस दीवार अगर 10 फीट है तो भाई बाहरी दीवार को भी ले लो 7 इंच प्लस 10 फीट। फिर ये मान लो 4 इंच, तो 10 फीट 7 इंच और इंच 10 फीट 11 इंच। फिर इससे यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 फीट, तो भाई 20 फीट 11 इंच। फिर मान लो ये जो दीवार है ये 7 इंच, तो 20 फीट 18 इंच। फिर मान लो ये 12 फीट है, तो 20 12 32 32 फीट है। मान लीजिए ये दीवार 7 फीट है, तो 32 फीट 60 इंच टोटल होगा ना। ठीक इसी तरह इस दीवार से इस दीवार का पोर्शन कितना है, इस दीवार से इस दीवार का पोर्शन है, पूरा का पूरा आप माप लो। पहले आप राफ स्केच के ऊपर क्या करो, राफ स्केच के ऊपर आप पूरा का पूरा जितना इसका परिमाप या डिफरेंस हो रहा है ये आप लिख लो। ये आपको करना पड़ेगा। देखिए आप, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, मैनुअली आप अगर हाथ में बनाने की प्रयास कर रहे हो तो आप कर लो। अगर आपको टू दी स्केल मिल गया है नो प्रॉब्लम, टू दी स्केल प्लान है, मैक्सिमम घर में आपको प्लान मिल जाएगा, नक्शा मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास है नहीं, या फिर आप अपना वास्तु का कर रहे हो और अपना वास्तु का नक्शा नहीं है, तो आप ऐसे उसको मैपिंग करके बना लो। सीधा बात, आपको टू दी स्केल एक सब प्लॉट बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद चीज को देखिए मैंने क्या किया, देखिए चीज को 8 फीट बाई 12 फीट, मतलब ये 12 फीट चौड़ाई है, 8 फीट 12 फीट लंबाई है, 8 फीट चौड़ाई है। फिर देखिए 13 फीट बाई 12 फीट, देख रहे हो आप, 13 12 13 12, मतलब इधर का 13 इधर का 12, ऐसे करके टू द स्केल बनाया। फिर उसके बाद जहाँ पे जो एक्टिविटी है वो मैंने निर्णय किया, बट ऐसे ही बनता है। देखिए ये जो है जो डोर है ये मेन डोर है, ये 4 फीट का मेन डोर है, तो यहाँ पे मैंने मेन डोर यहाँ पे मार्क किया। तो सीधा बात, आप अगर देखोगे ये कितना का है, ये 12 फीट, ये 8 फीट, 12 8 20 फीट, और ये 13 फीट 20 और 13 33 फीट। और साइड वाला जो दीवार है मान लीजिए ये 1 फीट, ये 1 फीट, 33 2 35, ये अगर 7 इंच, ये अगर 7 इंच है, 35 7 7 14, 35 और 14 36 फुट 4 इंच। तो बाहरी इस बाहरी दीवार से इस बाहरी दीवार तक डिस्टेंस इज 36 फुट 4 इंच। हैव यू गॉट इट?
सबको समझ में आया? आप बना सकते हो? यस सर। ठीक है। अब एक सही, अब और एक आपको मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, राइट? और एक इजी तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, और एक इजी तरीका। और एक इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। आप ये ग्राफ पेपर देख रहे हो, ग्राफ पेपर? हाँ सर। जो मैं नक्शा की बात आप लोगों को बताया, वो आप सबसे सही तरीका ग्राफ पेपर के ऊपर कर सकते हो। ये मेरा किसी स्टूडेंट ने बनाया था। देखिए, मान लीजिए ग्राफ पेपर में देखो, ये जो बॉक्स होता है 10 बाई 10 होता है ना बॉक्स, है हाँ। ना? 10 बाई 10, इधर भी 10, इधर भी 10। अगर मान लीजिए किसी का, अब देखो हर बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स होता है 4-4। ये हेजी है थोड़ा, और एक जो है दिखाता हूं मैं। इसका कहाँ पे है? क्या हो गया? देखिए, ये भी मैं किसी के घर के, जो घर के अंदर टू अंदर दीवार का जो माप जोप करके ग्राफ पेपर के उस ऊपर उसका घर का नक्शा बना दिया था। उसके बाद ग्रेड हुआ। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, छोटा सा ऊपर है 2 फीट इक्वल टू 1 बॉक्स लिखा है। देखिए यहाँ पे 2 फीट इक्वल टू 1 बॉक्स लिखा है। मतलब क्या है, मैंने इन महाशय का घर को पहले माप जोप कर लिया था। माप जोप करने के बाद ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये है पूरा एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर देखो छोटा छोटा बॉक्स है, फिर देखो हर बॉक्स के अंदर 10-10 बॉक्स है। तो मैंने एक बॉक्स को 1 बॉक्स इक्वल टू 2 फीट मान लिया था। एक बॉक्स इक्वल टू 2 फीट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। तो करीब 48 फीट लंबा था। कितना? 48 फीट लंबा है। फिर दीवार से दीवार तक, मान लो ये जो घर है, मान लीजिए ये बेडरूम है, इस दीवार से इस दीवार का डिफरेंस कितना है? 1 2 3 4 5 करीब। तो 5 मतलब 2 10 फीट। तो ये 10 फीट बाई कुछ 12-13 फीट का है। तो उस हिसाब से मैंने दीवार जहां पे, वहां पे ये दीवार लगाया। तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर घर की जो नक्शा है, इसको आप इजीली, और ये 2D स्केल बन जाएगा। कैसे? क्योंकि आपका ग्राफ पेपर का बॉक्स ही आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बॉक्स इक्वल टू 2 फीट बना दिया, तो ये 48 फीट इतना लंबा करवा दिया, तो भाई एग्जैक्ट हो गया। ठीक है जी? किसी का कोई प्रश्न है? एक्सक्यूज मी सर, बताइए। मेरा मैथमेटिक्स जैसे कि कैलकुलेशन बहुत खराब है, तो मतलब इससे मेरे को कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना इसमें? अभी तक मैंने जो बताया, कोई इम्पैक्ट आया भैया? मैं तो अभी एकदम सरलता से एकदम जो बताने की प्रयास किया। आपको सिर्फ माप जोप करने की दरकार होगा। क्या चीज का? माप जोप करने की। माप जोप करने की, जो फीता लगा के जो माप जोप करता है, जैसे कारपेंटर लोग करता है, जो मैसन, हमारे घर में जो मैसन लोग आता है ना, जो राजमिस्त्री जिसको हम कहते हैं, वो भी आके टेप लेके माप जोप करता है ना, करके दीवार बनाता है ना। वो लोग तो एकदम, देखो भाई, वो लोग सभी अंगूठा छाप है, सिर्फ वो माप जोप करके ऐसे ऐसे करता है। तो आपको इतना ही, मतलब आपको सिविल इंजीनियर बनने का दरकार नहीं है। आप जो देख रहे हो उस घर को यहाँ से यहाँ तक माप जोप करके, और ये जो आप लोगों को दिखाया, आप जब एक अच्छा वास्तुकार बन जाओगे, जब आपका एक्सपीरियंस सही हो जाएगा, जब आपका लॉजिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, और आप करते करते तो अब आप ऐसे ही डिजाइन कर पाओगे
किसी का घर ऐसे ही आप उसके अनुसार, उसके पत्री, मैं अपना किसी का पत्री अनुसार डिजाइन करता हूँ, और ये एक दिन नहीं, मेरा 8-10 साल का मेहनत के बाद, और मैं मैनुअली कर देता हूँ। मेरे पास लॉजिक क्लियर है, कहाँ पे क्या करना है, एस्ट्रोलॉजिकली हो या वास्तुकल, मैं ये कर देता हूँ। मैं इसको एप्स में भी कर सकता हूँ, बट मैनुअली भी मुझे आता है। मैं सिर्फ एप्स के सहारे चलने वाला हूँ नहीं, मैं सिर्फ राहु के सहारे चलने वाला हूँ नहीं। तो देखिए, ये मैं इसलिए दिखाया, और ये मैं आप लोगों को, और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ इस चीज, आप इस मेरे जो अभी का जो बातचीत हो रहा है ना, आप इसको ओमिट करके भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अगर टू दी स्केल आपका मिल जाए तो ये आपकी करने की दरकार नहीं है, लेकिन ये सीखने का दरकार है, मैं इतना मानता हूँ। टू दी स्केल हाथों से कैसे बनाना है, प्रैक्टिकली आप बना पाओगे। अब मैं जो बता रहा हूँ आप लोग कर पाओगे? सर ये एक बार फिर से बताएंगे, बिकॉज मेरे को थोड़ा सर्वर का इशू था, तो ये डायग्राम और जो आपने एक्चुअली एक कमरे को एक्सटेंड करके बनाया है, अगर एक बार थोड़ा सा आप रिपीट कर पाए। वो जो मेन जो आर्किटेक्ट वाला जो डायग्राम है, देखिए उसमें से हमने ये उठाया है कि जो एक कमरा है वो उठाया है। देखिए, एक चीज है, मैं पहले इन महाशय के घर में गया था। ये एक फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया है। ये कितना बाई कितना मैं बता देता हूँ। सर एग्जांपल पे कुछ भी ले लीजिए सर, एनीथिंग, लेंथ एंड ब्रेथ होगी ना सर, और हाइट होगी। देखिए, ये करीब 48 फीट बाई 25 फुट वाला एक टोटल जो मकान जो है, और इसके अंदर बहुत सारा घर है। मैंने पहले इसके घर के अंदर जाके जिस तरीका से मैंने पहले बताया कैसे हम माप जोप करेंगे, दीवार टू दीवार पूरा का पूरा माप ले लिया, एक रफ स्केच बना लिया। रफ स्केच बना के पूरा माप लेने के बाद कौन सा दीवार टू दीवार क्या डिस्टेंस है, क्या लेंथ है, वो लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या किया, मान लीजिए ये 48 बाई 25 है, तो एक जो ग्राफ पेपर है, ऐसे ग्राफ पेपर में मैंने गया, और ग्राफ पेपर में मैंने क्या डिसाइड किया कि 1 बॉक्स इक्वल टू 2 फीट। 1 बॉक्स मतलब दिस छोटा बॉक्स, ठीक है, 1 बॉक्स इक्वल टू 2 24 फीट हो गया। तो अगर ये 1 बॉक्स इक्वल 24 टू 2 फीट है, तो 5 बॉक्स इक्वल टू 10 फीट। 24 करेक्ट सर। 5 बॉक्स इक्वल टू 10 फीट, तो भाई 24 बॉक्स इक्वल टू 48 फीट। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने पहले पूरा का पूरा भीतर वाला जो है 48 बाई 50 बना लिया। बनाने के बाद मैंने क्या किया भाई, मान लीजिए दिस इज अ रूम, थोड़ा वो बहुत दिन से है ना, और ये पेंसिल से बनाया, दिस इज अ, मान लीजिए दिस इज अ रूम। ये जो रूम है, ये रूम मैंने कैसे इसको डिसाइड किया, मैं इस रूम को जब मैपिंग किया था, मतलब वहां पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 14 फीट बाई 1 2 3 4 5 6 7, कुछ 14 फीट बाई 16 फीट वाला रूम है ये, 15 फीट। तो 14 के लिए मैंने यहाँ पे क्या 7 बॉक्स छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मान लीजिए इसका 5 इंच का दीवार है, तो 5 इंच को हम 7 इंच मानेंगे, 7 इंच मानेंगे ना 5 इंच को। भाई, क्यों मानेंगे 5 इंच? एक ईंटा होता है 5 इंच, और दो तरफ का अगर प्लास्टर है तो 1 इंच का प्लास्टर हो जाता है करीब, तो दीवार 7 इंच हो जाता है ना आफ्टर प्लास्टर। क्लियर? तो 7 इंच है, तो अगर मान लीजिए देखिए ये एक बॉक्स इक्वल टू कितना था, 2 फीट है ना, 2 फीट, 1 बॉक्स इक्वल टू 2 फीट ना, तो दिस इज 2 फीट लेंथ। तो यहाँ पे मैंने ये जो है कवर्ड 7 इंच कैसे लिया, तो यहाँ पे देखो 2 फीट मतलब ये 10 बॉक्स है ना, 10 बॉक्स इक्वल टू 2 फीट ना, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 बॉक्स इक्वल टू कुछ 7 फीट हमने मान लिया। ठीक है जी, ये थोड़ा मोटा मोटा होगा, बट एग्जैक्ट क्या है, यहाँ से यहाँ है एग्जैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन जो मैंने लिखा था उसको ग्राफ पेपर में मार्किंग करते करते उसको मैं मार्क कर दिया, और कहाँ पे कौन सा एक्टिविटी है वो मैंने फिक्स कर दिया। मतलब पूरे एरिया को आपने एक्चुअल में जैसे बना हुआ है, कमरा बाई कमरा, और बीच बीच में जो दीवार जितना स्पेस छोड़ा हुआ, उस तरह से आपने बांट दिया है। सिर्फ वही नहीं, घर में जो एक्टिविटी हो रहा है उसका एग्जैक्ट पोजीशन भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे टॉयलेट सीट कहाँ पे है, आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज टॉयलेट सीट, राइट? टॉयलेट सीट ये है, तो ये टॉयलेट सीट यहाँ पे है। मैंने कैसे समझा
कि देखो ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, और दिस इज द टॉयलेट। और टॉयलेट में भी जो है टॉयलेट सीट जो है कि भाई टॉयलेट में किस तरफ टॉयलेट सीट है उसका भी मैंने माप लिया था। फिर इस जगह पे मैंने टॉयलेट सीट क्या किया, ठीक है जी। किसी का बेड कहाँ पे होगा, जैसे मैं दिखाता हूं, देखिए ये जो है ये किसी ड्राफ्ट्समैन या जो है इंटीरियर डिजाइनर वाला बनाया है। ये 2D स्केल एक प्लान है, देखो क्योंकि देखो ऊपर 28 फीट 4 इंच लिखा है ना, जो 2D स्केल वाला प्लान है। और उस घर पे टीवी कहाँ पे है, देखो दिस इज द टीवी। बेड का, बेडरूम के बेड कहाँ पे है, किचन में, किचन का जो बर्नर है वो कहाँ पे है, देखो टॉयलेट का सीट कहाँ पे है, बेसिन कहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आपको। देखो इस किचन का जो बर्नर यहाँ पे है ना, ठीक है जी। इसका एग्जैक्ट पोजीशन, इस किचन का ये जो बर्नर है इसका एग्जैक्ट पोजीशन, इस दीवार से इसका दूरी कितना है, इस दीवार से इसका दूरी कितना है, कौन सा पोजीशन में लेके बैठा है, ये सब को आपको 2D स्केल करना पड़ेगा और एग्जैक्ट करना पड़ेगा, तभी आप वास्तु को सही काम कर पाओगे। मेरे बात आप समझ गए हो ना सब? जी सर। और ये बड़ा इजी काम है, आपको एक बार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको पकड़ के प्रैक्टिकल हाथों हाथ नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आप अपना घर का जब भी आप फीता कागज कलम लेके काम चालू करोगे, आपके किसी भी एक घर के मेंबर हो या अपना कोई दोस्त हो या फिर आपका ऑफिस का कोई स्टाफ हो या बच्चा कोई लड़का हो, आपका लड़का हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी को या बीबी हो, किसी को साथ लेके आप अपना घर का जो है फीता लगा के पूरा माप लो। उसके बाद उसको आप क्या करो, 2D स्केल प्लान बनाओ। कैसे 2D स्केल बनाना है कि पहले आप इसको मान लो ये घर में मैंने प्रवेश किया, इसका मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, रफ स्केच बनाने के बाद दीवार मापने के बाद कितना डिस्टेंस है सब लिख लिया। अब उसके बाद मैं ग्राफ पेपर में जाके उसी चीज को डेवलप करूंगा 2D स्केल करके, पर्टिकुलर कितना फीट है ये करके। क्लियर टू एवरीबॉडी? सर एक बार इसको कैसे पढ़ते हैं जनरली, जैसे ये एंट्रेंस, और इसको कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम इसी को सुपर इम्पोज करेंगे ग्राफ पेपर पे मैनुअली। तो इसको जो हम जब पढ़ते हैं तो इसका सही पढ़ने का तरीका क्या है सर? एंट्रेंस पॉइंट से कैसे ये दीवार, इसको हम जैसे हम लोग के पास भी होता ही है सर घर का अपना खांचा, पर उसको सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है? और डायरेक्शन जैसे कि हर किसी के घर का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से कैसे रहेगा? अभी तो वो बात में गया नहीं है, आगे मत चाहिए। अभी सिर्फ नहीं, स्केच सर, देखो, बनाने का हाँ, तरीका बन रहा है, स्केच बनाने का नहीं, तरीका बट बन रहा सर, है, डायरेक्शन सर डायग्राम स्केच सब से, मैं बताऊंगा। डायरेक्शन तो बात की बात है सर, स्केच से ये जो है पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए ना कि व्यक्ति का हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, तभी हम उसको सुपर इम्पोज कर पाएंगे ना दूसरी ड्राइंग पे। तो अगर हमको इसका पढ़ने का तरीका, बिकॉज ये इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट है सर, एक लेमैन में तरीके में मे बी जो लोग घर अपना बनवाते हैं रह के, उनको ज्यादा समझ में आएगा सर। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा इसका अगर जो हाउ शुड करेक्ट वे ऑफ रीडिंग इट सर, दिस काइंड ऑफ चार्ट, इसमें एंट्रेंस से ऊपर लिखा है, ये लिखा है, बट हाउ शुड वी गो अबाउट इट, विच डायरेक्शन वी शुड जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस देखिए एक बार, अभी बिकॉज जो अल्टीमेटली बातचीत हो किसी रहा को है ग्राफ। यहाँ पे रीडिंग का कोई बात नहीं है। अभी जो बातचीत हो रहा है, मान लो ये किसी का मकान है, जैसे मैंने यहाँ पे हाँ दिखाया, ये मान लीजिए ये घर है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा ये एंट्रेंस है, दिखाई दे रहा है, ये है, एक दरवाजा सेकंड दिखाई सर। दे रहा है, दरवाजा, दिस इज द मेन एंट्रेंस, दिखाई दे हाँ रहा है ना। ये आप यहीं से हाँ प्रवेश हाँ, ठीक है करोगे सर। ना, हाँ, तो आप अगर सामने इसमें डाइनिंग प्रवेश टेबल कर, है। आप इसमें मान लो प्रवेश कर लो, तो प्रवेश करके आप चारों ओर देखो, प्रवेश करके यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, इसको देखो, इस जगह को देखो, इस जगह को देखो, इसको देखो, इसको देखो, और यहाँ पे जैसे ये कटा हुआ है देखो, बना देखने के बाद आप एक रफ स्केच बना सकते हो ना, इसका कागज के ऊपर रफ हाथों से ओके। रफ बना सकते हो। मान लीजिए इसका रफ बना लिया, रफ स्केच बना लिया, रफ स्केच बनाने के बाद आप उस रफ स्केच को एक टेबल पे रखो। रखने के बाद क्या करना है,
आप एक फीता लो और किसी को आप साथ लो। लाने के बाद आप उसको बोलो कि आप फीता का एक पोर्शन आप यहाँ पे लगाओ और आप यहाँ पे लगाओ, डिस्टेंस क्या है देख लो। हाँ देखने के बाद रफ स्केच में आप जो ये रूम बनाए हो यहाँ पे लिखो, मान लो 10 फीट। क्लियर? ओके डन डन सर। हाँ फिर यहाँ पे जो है इसको यहाँ से यहाँ तक लिखो, देखो 4 फीट है तो यहाँ पे 4 फीट लिखो। फिर यहाँ पे 10 फीट है, 10 फीट लिखो। देखने के बाद ओके आपको देख लेना पड़ेगा ये वाला जो वॉल है ये कितना है, ये वाला वॉल है कितना है, इधर वाला वॉल है कितना, इधर वाला वॉल है कितना। अगर वॉल की थिकनेस, बेसिकली थिकनेस ना, वॉल की थिकनेस। थिकनेस आपको देख लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये अगर 10 फीट है, ये अगर 10 फीट है तो 20 फीट। तो इधर वाला वॉल अगर 7 इंच है, इधर वाला वॉल अगर 7 इंच है तो 20 तो 24 फीट प्लस 7 7 14 इंच 25 फीट 4 ओके इंच प्लस मान लीजिए ये 3 इंच, ये 3 इंच 6 इंच। तो 25 फीट 4 इंच प्लस 6 इंच कितना हुआ? 25 फीट 10 इंच। तो इस दीवार का बाहरी वॉल टू बाहरी वॉल कितना हुआ? 25 फीट 25 फीट 10 10 इंच। इंच। अब आप किसी ग्राफ पेपर में 1 बॉक्स इक्वल टू 1 फीट अगर मानो तो आपको 25 बॉक्स प्लस 10 इंच के लिए 25 बॉक्स प्लस 10 इंच के लिए भाई और एक बॉक्स ही ले लेना पड़ेगा कम से कम, करेक्ट राइट? ले लिया। ठीक इसी तरह इधर पे इधर पे इधर पे एक ही सेम तरीका से आप इसको माप जो है माप लो और आप उसको ग्राफ पेपर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? ग्राफ पेपर में कन्वर्ट करने के बाद उस ग्राफ पेपर में आप क्या करोगे भाई, ये जो दीवार है मान लीजिए ये 25 फीट 10 इंच में ये दीवार को है। देखिए आप 1 बॉक्स इक्वल टू अगर आपके 1 फीट है तो ये हाफ बॉक्स से थोड़ा ज्यादा होगा। हाफ बॉक्स इक्वल टू तो 6 इंच होगा। तो ये अगर 7 इंच का दीवार है तो हाफ बॉक्स का मान लो 1 बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 10 छोटा छोटा और बॉक्स होता है ना। तो मान लीजिए हाँ आप हाँ 10 वो बॉक्स तो में मान लीजिए ये वो 7 कर बॉक्स ले लिया छोटा छोटा, ये 7 बॉक्स ले लिया, ये आप 3 बॉक्स ले लिया, ये छोटा छोटा 3 बॉक्स ले लिया। ऐसे करके दीवार कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ऐसे करके आप ग्राफ पेपर में इसको सुपर इम्पोज कर दीजिए। और साथ ही ना ना साथ ये दरवाजा कहाँ पे है, ये दरवाजा कहाँ पे है? मान लीजिए ये जो दीवार है तो मान लीजिए ये जो ये मान लीजिए 2.5 फीट है, राइट? हाँ 2.5 फीट है तो भाई ग्राफ पेपर में आप 2.5 बॉक्स के बाद ही ये 3 फीट तो 3 बॉक्स दरवाजा लगाइए, 3 फीट होगा। हाँ तो ऐसे करके कौन सी जगह पे, अब एक्टिविटी की बात है तो अगर आप एक्टिविटी Correct. देखना चाहते हो तो इस घर में देखो, दिस इज बेड, राइट? मान लीजिए ये एक 6x7 बेड है, दिखाई दे रहा है 6x7 बेड। तो इस दीवार से सटा Correct, हुआ correct. 6x7 बेड है ना। तो 6x7 बेड कहाँ कौन सा Correct, पोर्शन है correct. ये भी आप इस ग्राफ पेपर के ऊपर आप मार्क कर सकते हो। सर ठीक है। ये जो किचन है, किचन का ये जो देखो ये किचन का बर्नर है। तो मान लीजिए एक 5 फीट या 6 फीट का 6 फीट है, मान लीजिए दिस इज 6 फीट, राइट? तो 6 फीट में ये जो किचन का जो बर्नर है, मान लीजिए इस दीवार से 3 फीट दूरी में, इस दीवार से 2.5 फीट दूरी में है मान लीजिए। डन है इस सर। बर्नर के एग्जैक्ट कहाँ पे आग जल रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन को भी आपको मार्क करना पड़ेगा सुपर इम्पोज करके, और ग्राफ पेपर में आप कर पाओगे। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है सब सर। क्लियर हुआ ना? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ये जो कह रहा हूँ ये किसी भी वास्तु कोर्स में ये बात बोला नहीं जाता है। सभी जगह पे शुरू करता है आप पहले 2D स्केल प्लान मांगो क्लाइंट से। हाँ क्लाइंट दे देगा आपको 2D स्केल प्लान, बट अगर किसी के पास नहीं है या फिर आप प्रैक्टिस जब करोगे ना, देखिए आप जब शुरू में प्रैक्टिस करोगे तब आपको ना कोई फीस देगा ना कोई आपको इतना वो भी देगा। अच्छा देख लो मेरे पास तो प्लान नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है ना। आप अपना दोस्त के अपने घर के अपना जो है आपको जाके वहाँ पे भाई मैं थोड़ा ग्रीडिंग कर लूँ, ग्रीडिंग करके आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 4 5 6 10 काम करने के बाद ही तब आपको एक्सपीरियंस क्लियर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। आप अपना घर का भी अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो या फिर आपके पास अगर ग्रेडेड प्लान नहीं है तो आपको कैसे बनाओगे? आप क्या अभी सिविल इंजीनियर बना ड्राफ्ट्समैन बुलाओगे? आप कोर्स कर रहे हो 7,000 का और 25,000 रुपया ले लेगा आपको ड्राफ्ट करने के लिए वो ड्राफ्टमैन वाला। मैं सही कहा ना सबको? क्लियर टू एवरीबॉडी? सर अब आप लोग कर पाओगे यहाँ तक? दिस इज द टास्क। आप लोग अपना अपना घर का बना लीजिएगा ऐसी तरह, उसी के ऊपर आगे का काम होगा, प्रैक्टिकल होगा। अपना घर का बना सकते हो, अपना ऑफिस का बना सकते हो, लेकिन कौन सी जगह पे स्केच में प्लान में कौन सी जगह पे कौन सा सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एंट्रेंस, टॉयलेट सीट, किचन, किचन की बर्नर,
ये सब चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी चीज को आपको एग्जैक्ट, मिरर की कहाँ पे है वो भी आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे टीवी है, कहाँ पे लैपटॉप है, कहाँ पे कंप्यूटर है, कहाँ पे किताबें है। जो जैसे ये किसी का फ्लैट है, शायद कोई जो है इनके घर में पूजा घर नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी घर में पूजा घर है, भगवान जी कहाँ पे है, ये सब एक्टिविटीज उसकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट चाहिए वास्तु करने के लिए। इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं सर, हाँ मतलब जब हम जो वास्तु में एक्टिविटी बोलते हैं, जो भी हम स्पेसिफिक आइटम जो गैस का चूल्हा है, टीवी है, बेड है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। हमारा एक्टिविटी वास्तु के अंदर हम जो एक्टिविटी करते हैं, है ना, Okay. एक्टिविटी डन इन वास्तु जोन। ये सभी टर्म्स मैं बताते बताते जाऊंगा, लेकिन जो शुरुआती बात है जो मैंने कहा ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मैं पीडीएफ भी दूंगा हाउ टू जो है नक्शा करना है कैसे है, ये मैं बता दूंगा मोटा मोटी। जो सर वो ग्राफ पेपर पे जो आपने ग्राफ पेपर पे जो डायरेक्शन लगाई है, वो शायद मैं लास्ट वाली क्लास में था नहीं, पिछले में, तो वो कैसे सुपर इम्पोज की है, जो नॉर्थ ईस्ट, ईशान नहीं और नहीं नहीं, अभी अगेन? तक बताया नहीं भैया, वहां पे मत अच्छा अच्छा। जाइए अभी। अभी जो ये इसमें मत जाइए, अभी ये बाकी है, 2-3 क्लासेस के बाद होगा, नहीं, धीरे धीरे पिक्चर बाकी है। ये ये जो लाइनें खींची है, जब ये मैं अभी हमें बताऊंगा, बताया बताया नहीं नहीं, लास्ट क्लास में कुछ नहीं बताया, ये शक्ति चक्र आने के इवन बाद होगा ग्रेडिंग, राइट। इवन डायरेक्शन भी नहीं बताई ना, बिकॉज कुछ जो नहीं ज्योतिष की बताया डायरेक्शन अभी, वो हमें पता है। Yes, yes, अभी सिर्फ मकान बना है, ठीक है, अभी सिर्फ मकान बना। अब इसके आगे जाऊंगा, ये सब मैं मैन्युअली बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में जो बता दिया था, आप लोग अपना लैपटॉप में कैनवा और जियोजेब्रा एप्स, फ्री एप्स और गूगल अर्थ प्रो इंस्टॉल करके रखिएगा, ठीक है जी। और मैनुअल भी समझाऊंगा। अगर किसी के पास मान लीजिए कोई लैपटॉप है नहीं, दरकार नहीं है, डोंट वरी, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, डोंट वरी, मैं मैनुअल सिखा दूंगा। अगर आप सीख रहे हो तो आपको कई सर जियो जियो कौन सा क्लासिक क्या कौन सा जियो जियो सर? क्लासिक 5 ले sir. लीजिए, थैंक यू सर। ओके राइट, 5 कर लीजिएगा। और लोड है हमारे पास सर। कैनवा तो फ्री एप्स है, कैनवा जो है, कैनवा जो है फ्री ले लीजिएगा, ठीक है, सब हो प्रो जाएगा। भी है, ठीक है राइट सर, और थैंक यू सर। सर ये लॉजिकली ये तीनों ऐप एक्चुअली किस लिए डिजाइन है? बेसिकली ये वास्तु के ऐप है या आर्किटेक्ट वाले ऐप है, क्या है सर ये तो मैं ना तीनों जो आपने आप लोगों बताए? को समझाने के लिए एक सरल तरीका बनाया है, ठीक है। ओके। इसका पीछे वाला लॉजिक मैं सरलता से आपको ग्रेडिंग करने का सब तरीका बताते बताते जाऊंगा। ये एप्स का थोड़ा दरकार पड़ेगा, ये सिर्फ वास्तु का ग्रेडिंग करने के लिए, नक्शा करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ओके दिखाया, आप लोग देख हाँ सकते हो कि मैंने ठीक ये है। हाथ से बनाया, आप देख रहे हो, हाँ इट्स मेड बाय हाँ मी, बिल्कुल हैंडमेड, बिल्कुल। इट्स टू दी स्केल, हाँ कंप्लीटली एकदम। किसी का वास्तु का आपने बताया। जो है कि भाई मैंने इसको जो बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे वास्तु करो और इस अनुसार ही चलो, और उसका सिविल इंजीनियर को मैंने बता दिया कि आप भाई इसको सिर्फ क्या करो, अपने जो तरीका से अपना जो आप लोग स्टार जो एप्स वगैरह यूज करते हो आप लोग, या फिर आप अगर उसको क्या कहता है ऑटोकैड वगैरह में यूज करो, बट इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना है। दिस इज कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू वास्तु, और मैं वास्तु शास्त्र का पूरा लॉजिक लगा के ये बनाया है। तो इसी तरह बनाया, एकदम सेम एग्जैक्ट बना है, एग्जैक्ट, ठीक है। इट इज समथिंग विच, जैसे हमने ज्योतिष में कुंडली बनाना सीखा है हाथ से, सर मैं बनाया, मैंने 4-5 किलो बनाया। तो अब वो जो ऐप काम करते हैं, मतलब बेसिकली जो आपने जैसे इसको अपने हाथ से बनाया है, वही सेम चीज आप ऐप एकदम के थ्रू, एकदम 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 है ना? यही हो गया ना सर? एकदम। और मैं ठीक हाथों से ठीक ही है जो है प्रैक्टिकल करता हूँ, हाथों से ही बनाता हूँ, मैं तो ऐप्स का यूज करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों ठीक है को सर। भाई आज के दिन में मॉडर्नाइज हो गया समझाने के लिए थोड़ा ये सब ऐप्स की बात बताऊंगा, बट आई बिलीव इन हैंडमेड चीज, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ बात। अब देखिए, ये हो गया जो है वास्तु के इंटरनल लॉजिक है। मैं आप लोगों को शक्ति चक्र का लिंक क्लास में दे दिया, आप उस शक्ति चक्र को ऑर्डर कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, 250-300 रुपया पड़ेगा। या फिर आपका अगर चॉइस अलग है तो आप अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में सर्च करके वास्तु शक्ति चक्र कौन सा कीमत वाला है, कैसा लेना है आप ले सकते हो। प्लास्टिक का जो है वो आता है तो आप ले सकते हो, आप वाइट भी ले सकते हो, जो भी आप चाहे ले सकते हो सर्च करके। बट और एक कॉम्पास आप खरीद लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं जो बताते जाऊंगा
आपके हाथ में अगर टूल्स होगा तो तुरंत आप साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी अपना घर में बैठ के कर सकते हो, तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि अभी मैं बोल के निकल जाऊंगा और अगर प्रैक्टिकल आप 15 दिन बाद करोगे तो ये कोर्स का मजा आपको नहीं मिलेगा। उसीलिए ग्रीडिंग का जो बात है मैं थोड़ा 10-12 दिन बाद ही बताऊंगा, 5-6-7 क्लास बाद ही बताऊंगा ग्रीडिंग का बात, 5 क्लास बाद, क्योंकि आपके पास शक्ति चक्र और कंपास आ जाए, ये समय मैं आप लोगों को दूंगा। उस बीच में जो और भी बात है वो मैं बताते जाऊंगा, वास्तु के भीतर का बात जो है बताते जाऊंगा। ग्रीडिंग का जो बात है, जो मैंने ये ग्रीडिंग का बात, ये मैं 5-6 क्लास बाद ही बताऊंगा, जब तक आपके पास शक्ति चक्र और कंपास आ जाएगा। ये गया एक बात। अब जो बात है, जो मैं बताने के लिए गया था, देखिए बात ऐसा है कि जो ये आप वास्तु देख रहे हो ना, जो वास्तु देख रहे हो, देखो मान लीजिए ये किसी का एक एनक्लोज्ड स्पेस है, जो बेसिक या वैदिक वास्तु है। मैं उनके बारे में कुछ चीज आप लोगों को बता रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, जो जिसका प्रयोग आज के दिन में इतना ज्यादा नहीं है। वैदिक वास्तु में कुछ बात है, कहता है कि किसी भी एक लैंड या जमीन, प्राचीन काल में मकान या घर बनाने से पहले वास्तु शास्त्र का अध्ययन करके बोला कि जो मिट्टी का रंग, उसके ऊपर कई सारा बात है जो आज के दिन में लगेगा नहीं और लगता भी नहीं। वास्तु शास्त्र कहता है लाल मिट्टी में क्षत्रिय लोग रहे, सफेद मिट्टी में ब्राह्मण लोग रहे, काला मिट्टी में शूद्र लोग रहे, पीला मिट्टी में वैश्य लोग रहे। परंतु ये संभव नहीं है आज के दिन में, और प्राचीन काल में कभी भी ये रहा हुआ था कि मुझे पता नहीं। उसने इस कारण कहा है, ये जो मिट्टी का रंग है वो उन क्लासेस की जो काम के ऊपर, जैसे आप जानते हो जो रेड जो कलर है वो मंगल की रंग है, और क्षत्रिय लोगों को मंगल अच्छा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। शायद रेड मिट्टी में या लाल मिट्टी में रहने में उनको मंगल थोड़ा बढ़िया रहता है, ऐसा, या फिर उसका ब्लड भी अच्छा रहता है या उसका ताकत भी अच्छा रहता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज के दिन में यह दरकार नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें दरकार है, जैसे कहता है कि भाई किसी वास्तु का जो स्लोप है, देखो एक वास्तु होता है ना जमीन, अब उस जमीन में अगर आसमान से पानी गिरे तो वो पानी किस तरफ बहता है। कहता है अगर पानी साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहे या फिर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बहे तो बढ़िया है। समझिएगा चीज को, पानी साउथ टू ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ बहे और वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बहे तो बढ़िया है। इसके अर्थात वास्तु का नॉर्थ थोड़ा नीचा हो, ईस्ट थोड़ा नीचा हो, ईस्ट से या ईस्ट की जो मतलब ईस्ट के अनुसार साउथ जो वेस्ट है थोड़ा हाई हो, और नॉर्थ के अनुसार साउथ जो है थोड़ा हाई हो, ये शास्त्र कहते हैं। अब आज के दिन में भाई 1 कट्ठा जमीन खरीदने में लोगों का मतलब दिमाग गर्म हो जाता है। 1.5 कट्ठा जमीन खरीदने में, या फिर 1000 स्क्वायर फीट जमीन या 600, 700, 800 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है 10 तल्ला के ऊपर किसी ने खरीद लिया, तो उसका क्या वास्तु, क्या जमीन, क्या क्या है। तो इतना दरकारी बात नहीं है, परंतु लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। देखिए हमारी जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, सूर्य उदय होता है। सूर्य नारायण जब उदय होता है पूर्व से, धीरे धीरे वो पश्चिम में जाके अस्त होता है, और सूर्य नारायण में जब उदय होता है उनकी जो पहली किरण जब सूर्य नारायण फर्स्ट रेड सन उदय होता है, तब तो वो एकदम दिगंत रेखा में ईस्ट में रहता है, और तब उसकी रोशनी सीधा नहीं आता है, पूरा का पूरा तिर्यक आता है। तो सूर्य नारायण का वो जो फर्स्ट जो रोशनी होता है
वो सबसे दरकारी, सबसे काम की, सबसे जरूरी चीज है। हम कहते हैं कि समस्त एनर्जी, समस्त ऊर्जा, समस्त शक्ति का जो है शुरुआत सूर्य नारायण है। ही इज द फादर, वो जीवन के कारण है। और सूर्य नारायण का वो जो रेड सन, वो जो ऊर्जा, वो किसी के पूर्व दिशा से ही उसके वास्तु के अंदर प्रवेश करता है। मान लो ये अगर वास्तु है, ये अगर सूर्य नारायण है, तो सूर्य नारायण का मॉर्निंग वाला जो रेड सन है, वो जो आता है भाई, वो ईस्ट से ही तो प्रवेश करेगा, धीरे 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 ईस्ट से ही तो प्रवेश करेगा धीरे धीरे। सूर्य नारायण का जो किरणें है ऐसे ही प्रवेश करेगा। अब मान लीजिए मैं ये बात कह रहा हूँ, सूर्य नारायण का जो पहली समय की पहली रोशनी, जो शुरुआती रोशनी जब ऊपर आसमान में है दोपहर को 12 बजे, तब तो ऊपर से एकदम सीधा रोशनी नीचे आएगा। बट जब रेड सन की जो रोशनी है वो पूर्व दिशा से आके हमारी पूर्व प्रांत से, घर की पूर्व ईस्ट के प्रांत से वास्तु में प्रवेश करता है। अगर किसी का ईस्ट ऊंचा होगा और वेस्ट अगर नीचा होगा, तो वो सूर्य नारायण के जो किरणें हैं, नियम क्या है, ऊंचा होगा तो रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, ऑपोजिट में चला जाएगा ना। क्या जी, मैंने सही कहा ना? जी सर, जी, राइट। है ना, हो जाएगा ना। अर्थात जो ऊर्जा हमारे घर में आने की दरकार हुआ था, वास्तु में प्रवेश करने की दरकार हुआ था, वो थोड़ा ऊंचा होने से रिफ्लेक्ट करके बाहर चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा। लेकिन अगर ईस्ट नीचा है और वेस्ट अगर ऊंचा है, तो वो क्या होगा, प्रवेश करके हमारे वास्तु में प्रवेश करके क्या करेगा, प्रवेश करके हमारा वास्तु में प्रवेश करके बाहर नहीं जाएगा, वो प्रवेश करके वेस्ट में रिफ्लेक्ट करके हमारे वास्तु में ही लौट आएगा ना। जी सर। अर्थात जो ऊर्जा हमारे ही वास्तु में रह गया, तो उसीलिए ईस्ट अगर थोड़ा नीचा हो और वेस्ट अगर ऊंचा हो, बढ़िया होता है। और तो और ये जो शास्त्र की बात है, जैसे सूर्य नारायण की किरणें हैं, ठीक उसी तरह पश्चिम दिशा किसका दिशा होता है, शनि महाराज का। शनि। तो भाई अगर सूर्य का जो रे है, दिस इज द ब्राइट रे, तो शनि महाराज के भी तो डार्क रे है ना भैया, है ना, जी सर। डार्क रे है ना। तो शनि महाराज का जो डार्क रे है, देखिए ये कितना साइंटिफिक है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूं मैं आप लोगों को कह रहा हूं। तो अगर पश्चिम दिशा थोड़ा ऊंचा होगा, तो ये डार्क रे आके क्या होगा भैया, रिवर्स कर जाएगा ना, है ना जी। जी सर। तो हमारे भाई इसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो ये एक लॉजिक है। और एक लॉजिक देखिए, हमारी जो ये तो गया सन की बात, ये तो सूर्य की रोशनी की बात है। मैं अभी तक अर्थ एनर्जी या जियो एनर्जी का बात अब लोगों को बताया नहीं, जिस एनर्जी के बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा। जियो एनर्जी एक एनर्जी होता है जिसका नाम है जियो एनर्जी या अर्थ एनर्जी। जैसे सन रेज है, जैसे मैग्नेट जो है वो एक एनर्जी है, तो एक जियो एनर्जी है जिसको हम कहते हैं कि धरती का अपना एक ऊर्जा है, वो धरती के ऊपर बहता है और वो फ्लो करता है धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर से फ्लो करता है और फ्लो करके धरती के चारों ओर, बट वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हम फील भी नहीं कर पाते हैं। परंतु जो अर्थ, धरती का जो अपना ऊर्जा है, जो टोटल ऊर्जा है, वो पूरा धरती के ऊपर फैला हुआ है। बात ऐसा है कि मान लीजिए ये अपना घर है, मान लीजिए अपना घर है, मान लीजिए अपना घर के अंदर मान लीजिए एक मेन एंट्रेंस है, दिस इज द मेन एंट्रेंस। देखिए एकदम सही बात तो ये है, जो एंट्रेंस है ना, जैसे हमारा शरीर होता है ना, शरीर में एक गला होता है और एक माउथ होता है,
खाना हम मुंह से खाते हैं मोस्ट और वो शरीर के अंदर चला जाता है और वो कहीं बाहर नहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो वास्तु जो है हमारा, ये क्या है, एक एनक्लोज्ड स्पेस है हमारा, सिक्योरिटी के लिए, हमारी दरकार के लिए, ठंडी से, गर्मी से, चाहे जो भी से बचने के लिए हम एक एनक्लोज्ड स्पेस बनाते हैं जिसका ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है, चारों ओर बंद है, बट बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक मेन एंट्रेंस रहता है ना, मेन एंट्रेंस रहता है ना जी, जी मेन सर। एंट्रेंस रहता है, ठीक है जी। अब अगर आप मेन एंट्रेंस से इस वास्तु के अंदर प्रवेश कर लोगे और अगर एंट्रेंस बंद कर दिया जाए तो आप तो बाहर नहीं जा पाओगे। कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह धरती के अंदर जो जो जियो एनर्जी, जो अर्थ एनर्जी, जो ऊर्जा है वो फ्लो करता है, वो चारों ओर फ्लो करता है। आप मान लीजिए जो अर्थ एनर्जी है वो भाई चारों ओर अगर फ्लो करेगा तो वो हमारा घर में भी प्रवेश करेगा, मेन एंट्रेंस से अगर द्वार खुला है। तो जो वास्तु का जो एनर्जी है वो अगर वास्तु के अंदर प्रवेश कर गया तो प्रवेश करके क्या होगा, प्रवेश कर गया तो प्रवेश करके क्या होगा भाई, चारों ओर फैल जाएगा ना, घर के अंदर जी फैल सर। जाएगा ना, पूरा घर के अंदर पूरा चारों ओर फैल जाएगा ना, पूरा फैल जाएगा ना, ठीक जी है, सर। पूरा फैल जाएगा चारों, पूरा घर में पूरा भरपूर हो जाएगा, फैल जाएगा। जब भी फैल जाएगा, जब भी फैल जाएगा और वो मतलब जोर से एंट्रेंस से प्रवेश करके घर के अंदर चारों ओर फैल जाएगा, तो जैसे एक जियो एनर्जी है वो चारों ओर फ्लो कर रहा था, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, जब आप उसको एक इनक्लोज्ड स्पेस में आपने उसको क्या कर दिया, इनक्लोज्ड स्पेस में आके वो क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया। जब वो एक जगह में बंधन में पड़ गया है, तब वो घर के अंदर ही अपने आप शेप में बदल जाएगा ना, घर का शेप के अनुसार अपने आप बदल जाएगा ना, पूरा शेप में फैल जी जाएगा, है ना। जी जब वो पूरा शेप में फैल जाएगा तब उस एनर्जी देखो, एनर्जी मतलब शक्ति, शक्ति अविनश्वर है, शक्ति कभी भी खत्म नहीं होता है, उसका ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि धरती दुनिया में जो 5 प्रकार का शक्ति है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, एक तक शक्ति से दूसरा शक्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक शक्ति से दूसरा शक्ति में परिवर्तन होता है, बट शक्ति कभी खत्म नहीं होता है। और हमारे इस धरती के अंदर ये जो चार सभी प्रकार का जो शक्ति है वो सभी प्रकार का शक्ति मौजूद है भाई। यहाँ पे भी पानी है, यहीं पे हवा है, यहीं पे आग है। अब ये जो अर्थ एनर्जी मैं जो कह रहा हूँ ना, दिस इज द टोटल एनर्जी। और ये जो पंच शक्ति है, इस पंच शक्ति का संपूर्ण शक्ति है ये अर्थ एनर्जी, जो एनर्जी। और इसी एनर्जी में आपस में अदल बदल होता रहता है। तो जो एनर्जी, अर्थ एनर्जी या जियो एनर्जी जो हमारे घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके वो क्या किया, उसमें जो पंच, जो अलग अलग एनर्जी है ना, जो अर्थ है, जो वाटर है, जो फायर है, जो एयर है, जो स्पेस है, वो अपनी अपनी जगह पे अपना अपना जगह शेप में ले लेता है भाई। जो उसके अंदर टोटल एनर्जी में जो वाटर वाला एनर्जी है वो वाटर की तरफ, जो अर्थ एयर वाला एनर्जी है वो एयर की तरफ, जो अर्थ वाला एनर्जी है अर्थ की तरफ, जो स्पेस वाला एनर्जी है स्पेस की तरफ। ये हम कैसे जानते हैं, हमारे ऋषियों ने कहा, हमारा जो वास्तु है, इस वास्तु के अंदर, या हमारा जो धरती है, इस धरती के अंदर जो वास्तु है, इस वास्तु में जो दिशा होता है ना, हर एक दिशा का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है एनर्जेटिक अनुसार, एनर्जी के अनुसार। वो कैसे है बोला, उत्तर दिशा है वो वाटर का दिशा है, वाटर एनर्जी। जो पूर्व दिशा है वो एयर एनर्जी है। जो दक्षिण पूर्व दक्षिण दिशा है वो फायर एनर्जी। जो दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण के बाद दक्षिण पश्चिम की दिशा है वो है अर्थ एनर्जी। जो पश्चिम दिशा है वो है आकाश या स्पेस एनर्जी। ये ऋषियों ने क्या किया, ये समझ के, जान के, डिफाइन करके गया कि भाई कौन सी दिशा में क्या एनर्जी, और ये फिक्स है, ये धरती का नियम है, दिस इज द रूल, ये नेचुरल रूल है। क्या रूल है कि पूर्व दिशा अर्थ दिशा, पूर्व दिशा एयर दिशा ही है, एयर एलिमेंट का। जो उत्तर दिशा वो वाटर एलिमेंट का ही दिशा है। जो दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा है वो फायर एलिमेंट का दिशा है। मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं शक्ति चक्र में, इसको 16 हिस्सा में बांटा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, 16 हिस्सा में बांटूंगा। देखिए आप ऊपर नॉर्थ है ना, तो ये नील रंग का जो है ये वाटर,
जो ग्रीन रंग का जो है ये एयर, जो लाल रंग का है ये है फायर, जो पीला रंग का जो है ये अर्थ, और जो सफेद रंग का है दिस इज स्पेस। उत्तर दिशा पानी का, पूर्व दिशा हवा का, एयर का, दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा आग का, दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण 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 पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अर्थ का, और जो पश्चिम दिशा है वो स्पेस का। पंच तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश। स्पेस मतलब आकाश तत्व, और ये फिक्स है। Have you got it, everybody? यस सर। सर ये चक्रा का जो मतलब केवल वास्तु में उपयोग है, हाँ, और ये वास्तु में चक्रा का नहीं। हमें मालूम नहीं कहाँ से उत्पत्ति हुई है इस चक्र की। सर थोड़ा बहुत अगर या देखिए, बाद में मैं बता कहता देंगे। हूँ आपको, प्राचीन ऋषियों ने, जो प्राचीन ऋषिया होते थे ना, उन ऋषियों ने, हम जैसे किसी चीज को आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, और हमारा सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, स्थूल दृष्टि है। बट प्राचीन ऋषियों जो डिवाइन थे, मेडिटेटिव थे, बड़ा ज्ञानी थे, उनकी थर्ड सेंस का हो, सिक्स सेंस का हो, थर्ड आई का हो, उससे बड़ा जागृत था। वो लोग बहुत कुछ देख पाते थे या देख पा सकते थे। जैसे कि कहता है कि जब भी कोई नया सृष्टि होता है, उस सृष्टि के समय जो ऊर्जा का विकिरण होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे एक जब अंडा टूट के एक छोटा सा चिक निकलता है, या फिर जैसा एक ब्लड, जो बर्ड्स, जो फूल की जो बर्ड्स होता है ना, वो जब बूमिंग करके फूल ब्लूमिंग करके जब एक पुष्प में परिवर्तन होता है, या फिर जब भी कोई नया एक वास्तु तैयार होता है, सृष्टि होता है, या फिर कहीं पे भी अगर कोई भी नया क्रिएशन होता है, उस क्रिएशन के समय इस प्रकार का ऊर्जा का विकिरण होता है। कहता है ना कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ना, शुरुआती ब्रह्मा था ना, इसीलिए यह ब्रह्म स्थान है। ब्रह्मा जी के सृष्टि के बाद शायद धरती की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता सृष्टि किया था, उसी समय पूरा ब्रह्मांड में इसी ऊर्जा का विकिरण हुआ था, इस प्रकार का प्राचीन काल में। और वही विकिरण बारी बारी जब भी कोई सृष्टि होता है, जैसे कोई एक फूल जब प्रस्फुटित होता है, ये यही प्रकार का एनर्जी का विकास होता है, यही रंग, यही प्रकार का ऐसे ही एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। वास्तव बात क्या है? वास्तव बात है जो टोटल एनर्जी है ना, प्राचीन काल में सृष्टि के समय जो टोटल एनर्जी, उस टोटल एनर्जी को प्राचीन ऋषियों ने 45 डिवीजन किया था। 45 प्रकार का एनर्जी डिवीजन। उस 45 जो डिवीजन हुआ था उसमें बोला था 33 टाइप ऑफ एनर्जी आर गुड एनर्जी एंड 12 टाइप ऑफ एनर्जीज आर बैड एनर्जी। 33 टाइप्स को या 33 प्रकार को कहा 33 प्रकार या 33 कोटि देवता गुड एनर्जी। 12 प्रकार या 12 टाइप को कहा 12 कोटि असुर या बैड एनर्जी। शूर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। 45 प्रकार का एनर्जी है, यहाँ पे 45 एनर्जी फील्ड ही है। जब भी ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ था, ब्रह्मा जी के सृष्टि के बाद 45 देवता ही सृष्टि हुआ था, जिसमें 12 असुर, 33 शूर या देवता थे। 33 शूर या देवता कौन है? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार। 33 प्रकार, उसको हम कहते हैं 33 कोटि देवता। 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार की देवता, 33 प्रकार की एनर्जी फील्ड। टोटल ब्रह्मांड जिसका शुरू अंत हमें पता नहीं। नो साइंटिस्ट नो इट, नासा वासा कोई पता नहीं, सभी सोच रहा है, देख रहा है, बट हमारे ऋषियों ने डिफाइन करके गया था कि सृष्टि के, ब्रह्मा जी के सृष्टि के बाद ऐसे 33 प्रकार की देवता और 12 प्रकार की असुर या 45 प्रकार की एनर्जी फील्ड सृष्टि हुआ था, जो बड़ी बड़ी दुनिया में, धरती में, आसमान में, ब्रह्मांड में जब भी कोई सृष्टि होता है, उस सृष्टि के समय
ठीक इसी प्रकार का विकिरण या इसी प्रकार का विकास होता है, 45 प्रकार का एनर्जी फील्ड विकसित होता है। चाहे एक नया फूल प्रस्फुटित हो, एक नया अंडा फूट के चिक निकले, या फिर आप एक नया मकान बनाओ या घर बनाओ हो, ये ही 45 प्रकार की एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। और उस 45 प्रकार के एनर्जी फील्ड में 33 प्रकार की देवता, 12 प्रकार की असुर विराजमान होता है। ये सृष्टि का हम लोग जो 5 एलिमेंट्स जानते हैं ना, कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इस इन सब को प्राचीन ऋषियों ने ऐसे 45 प्रकार का डिफाइन किया था। हम इसका भी चर्चा करेंगे, है क्या 45 देव। बट और मैं और कह दूं, हमारा प्राचीन जो स्टोरी है, जो प्राचीन गाथाएं है, उसमें कहता है कि भाई पहला जो मतलब जीवन शुरुआत हुआ था काश्यप ऋषि से। महर्षि काश्यप का 2 पत्नी थी। हालांकि और भी कई पत्नी थे, बट 2 पत्नी थे। एक पत्नी थे दीति और एक पत्नी थे अदिति। अदिति को हम कहते हैं श्री लक्ष्मी, दीति को कहते हैं महालक्ष्मी। अदिति के गर्भ में 33 प्रकार की देवता और दीति के गर्भ में 12 प्रकार की असुर की जन्म हुआ था। और इस 33 प्रकार के देवता में 12 आदित्य, 8 वसुस, 11 रुद्रस और 2 अश्विनी कुमार। ठीक है जी। और इस चक्रा के अंदर इस 45 प्रकार की एनर्जी फील्ड मौजूद है, जिसको हम कहते हैं देवता, उसी को हम कहते हैं एनर्जी फील्ड। देवता सर क्या है? टोटल एनर्जी का अलग अलग पार्ट। मोटा मोटी बात क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, द स्केल। ओके, ये एक बहुत बड़ा राज है। आगे आगे मैं बताते बताते जाऊंगा। आज जितना तक बोला आप सबको क्लियर हुआ जी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर तो हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप लोग शक्ति चक्र का ऑर्डर और एक कॉम्पास का ऑर्डर जरूर कर दीजिएगा। मैं तो पीडीएफ भेज दिया, आप जरूर पीडीएफ को देखिएगा। मैं जो 16 जोन्स है, पहले मैं 4 जोन, 4 डिवीजन, 8 डिवीजन, 16 डिवीजन करूंगा, फिर 32 डिवीजन करूंगा। अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स है उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर चर्चा करूंगा, और उसके साथ साथ शक्ति चक्र आने तक अपेक्षा करूंगा। मैं तब तक जो थ्योरी का बात बताते जाऊंगा, शक्ति चक्र आते ही मैं ग्रीडिंग में चला जाऊंगा। क्लियर? जी सर। सर वीडियो के लिंक सर मिल जाएंगे ना सर? अभी पिछले वाले नहीं, जो पिछले वाले सर, जो अपने एक आध क्लास लिए। हाँ, वो तो ग्रुप में है। सुधांशु जी, आप ग्रुप सर ठीक है, ज्वाइन कर लूंगा मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके जी, ओके 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 ओके। और सर ये जो डिवीजन और जोन जो आपने अभी बताया सर, ये अभी आप आगे बताएंगे ना? बिकॉज एक्चुअली जोन और डिवीजन तो बताऊंगा, बुक्स दूंगा आप लोगों को। जो बुक्स दूंगा मैं दिखा देता हूँ। नहीं तो आज नहीं, ठीक है सर, दिखा नहीं जरूरत नहीं। मैं धीरे धीरे सब देते जाऊंगा। और मेरा अपने पास लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं एक आज ना एक स्टोरी कह देता हूँ, सुन लीजिए जाते वक्त। मैं शुरू में जब एस्ट्रो वास्तु सीखा था, एकदम शुरू में, मतलब वास्तु सीखने के बाद एस्ट्रो वास्तु सीखा। मेरा एक दोस्त, मतलब मैं उनको दादा मतलब थोड़ा इज्जत करता हूँ, तो बोला कि भाई ही बिलीव मी। उनका मैं बहुत सारा प्रेडिक्शन दिया था और सब उसके जीवन में मिला था। इसीलिए उसने बोला कि मेरा एक जीजा है, उसका हालत बहुत ख़राब है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो बोला कि भाई अपोलो वाले कहा कि भाई 25 लाख रुपया खर्चा होगा, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, उसका हालत बहुत ख़राब है, तू जाके थोड़ा एक एस्ट्रो वास्तु वाला रेमेडी कर। मैं तो नया नया सीखा था, मैंने गया, जल्द गया। मतलब मेरे उस समय थोड़ा मतलब काम करने का खुजली था, अभी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो जाके पूरा का पूरा ग्रीडिंग फटाफट किया। जैसे कि दोपहर के बाद गया, तुरंत ग्रीडिंग किया, खुद ही मेहनत करके वो किया कि भाई करके जो एस्ट्रो वास्तु वाला रेमेडियल जो बात है फटाफट करके निकल आया। मेरी दोस्त मुझे रात को 1:30 बजे 2 बजे फ़ोन कर रहा है, भैया अब बोला तू क्या करके आया बेटा? तो पहले तो इंसान थोड़ा आधा जिंदा था, अभी तो भाई 90% जो है मर गया है, 10% जिंदा है, कल सुबह तक जिएगा कि नहीं। मैंने क्या, ऐसा क्या? तो मैं फिर रात को बैठा, जल्दीबाजी में क्या था, रात को बैठा, क्या किया, पूरा का पूरा फुल्ली चेकअप किया।
मैंने देखा मैं गलती करके आया हूँ। क्या गलती? जो मतलब इधर करना था वो उधर करके आ गया जल्दबाजी में, जो करना नहीं था। मैं वो रात को सोया नहीं, मॉर्निंग में 5 साढ़े 4-5 बजे निकल गया दौड़ते, जाके उसका जो करवाया था उसको हटाया, आप ऐसे ना करो, आप उल्टा करो, जो उसको ठीक करवाया। फिर शाम के वक्त, मैं ये अपना लाइफ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, फिर शाम के बाद तो वो इंसान थोड़ा मतलब बोला अब ठीक है, मतलब वो बिस्तर में सो के मतलब लेटरिन टॉयलेट सब चालू कर दिया था, ऐसा हालत हो गया था। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया 2-3 दिन में। जो जो मैंने और भी कुछ कहा था, भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कर लिया। भाई 15 दिन बाद वो वहाँ पे गया चेन्नई में। चेन्नई वाले बोला आपका लीवर अभी लीवर को वो करने की दरकार नहीं है, थोड़ा जितना जान है हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में क्या था, वो इंसान हर रोज 1 बोतल दारू, 2 पैकेट सिगरेट, उसका जो है वो एक प्रोमोटर है, मतलब बहुत प्रोमोटर, बहुत फ्लैट वगैरह बिल्डिंग बहुत बेच बाच करते हैं, बहुत मतलब कच्चा पैसा कमाते हैं। तो बोला ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। तो भगवान की दया से ठीक हो गया, रेमेडी काम कर गया भाई, जो है फ्रेश रेमेडी था ना उसमें। और मेरा नियत भी ऐसा था कि भाई इसको जिंदा करना है, ऐसे बचाना है। 6 महीना बाद वो खड़ा हो गया, काम करने लायक बन गया, निकलना चालू किया। 8 महीना बाद मेरा जो दोस्त मुझे फोन किया, बोला अब इस बार मरेगा। मैंने क्या बोला, उसको सब कुछ मना किया था, डॉक्टर्स ने सब कुछ मना था, 3-4-5-6 महीना सब बंद कर दिया था, जैसे साधु बन गया बचने के लिए। जब उसका तबीयत ठीक हो गया, फिर बाहर जा रहा है, फिर अब ड्रिंक करना वो है चालू कर दिया। घर में झगड़ा हो रहा है, कोई कुछ मान नहीं रहा है, बोला मेरा शरीर है मैं जो करूंगा। उसके बाद 3 महीना टिका, मर गया। नियति उनकी आ गया था, लेकिन मेरा रेमेडी काम किया था। और एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी ऐसे ही होता है, बट भाई हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। तो आप लोगों को मैंने इसीलिए कहा, ऐसे बहुत सारा केसेस है जो काम करते हैं, लेकिन आपका काम सही होना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं, धीरे से करना पड़ेगा। आपका नियत ठीक रखना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, काम करवाना है। और आगे आगे जो भी है मैं गाइडलाइन सब देता जाऊंगा मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार। मैं बहुत ऐसा काम किया था और बहुत रिजल्ट मैंने मतलब आई विटनेस हूँ, मैं देखा हूँ, मैं काम करता है ये चीज। बट भाई आपका कर्मा भी करना पड़ेगा। चलिए आज यहीं पे समाप्त करें, हम लोग नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।